वेलकम बैक स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 के पहले का जो थियोरी पोर्शन है वो कंप्लीट किया है। ठीक, और थियोरी पोर्शन में हमने दो चीज देखी थी। एक तो थी पोलर पोलर को रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आर्गन प्लेन देखा था। ओके, और आर्गन प्लेन में हमने क्या देखा था, देखो 2 मिनट में हम थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। ये आर्गन प्लेन, ये हमारा इस तरह का आर्गन प्लेन था। ये जो थी वो रियल एक्सिस थी, रियल एक्सिस, और ये थी इमेजिनरी एक्सिस एक्सिस थी। ओके, और उसमें हमने कोई पॉइंट लिया था यहाँ P ऑफ Z, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट, और यहाँ से ओरिजिन और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो था वो r जितना था, और वो था x² प्लस y² जितना, और इसको हमने बोला था मॉड्यूलस ऑफ z। ओके, तो ये थी हमारा आर्गन प्लेन के बारे में हमने डिस्कस किया था। और दूसरा जो हमने डिस्कस किया था वो पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। और हमारा कोई भी अगर हमारे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस iy, तो इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब कुछ अच्छे से डिराइव किया था। क्लियर? तो r तो हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा इस फॉर्मूला की मदद से, पर हमें थीटा कैसे फाइंड करेंगे हम, कि थीटा फाइंड करने से पहले हम क्या देखेंगे, अल्फा देखेंगे। और अल्फा की फॉर्मूला है tan इनवर्स मोड में y अपॉन x, है ना। ये हमने देखा था। क्लियर? और इसी तरह हम फिर क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर ये भी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कि अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। जो भी हमारे पास x और y होगा वो दोनों पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, और तब हमारा जो थीटा मिलेगा वो अल्फा जितना होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, कैसे पता चलेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें हमारा x जो है ना वो माइनस होगा और y जो है वो पॉजिटिव होगा। तब हमारा जो थीटा बनेगा वो पाई माइनस अल्फा बनेगा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, x और y दोनों क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है तो थीटा क्या बनेगा, इसको माइनस लगा दो, बाकी एज इट इज। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो फोर्थ में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होगा। क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होगा। ऐसे हम थीटा डिसाइड करते थे। क्लियर? चलो अब हम 5.2 देखो। 5.2 में हमें क्या बताना है कि फाइंड द मॉड्यूलस, मतलब हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड करनी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन हो तब। ओके, तो हमें पता है कि भाई मॉड्यूलस हमने बोला था किसको, z को, इस r या तो मॉड्यूलस ऑफ z, इसको हमने बोला था मॉड्यूलस। क्या बोला था, मॉड्यूलस। और थीटा को हमने बोला था क्या, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट बोला था कि नहीं। तो हमें अल्टीमेटली दो चीज फाइंड करनी है, r फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। अब हमें मेथड पता है कि r कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे, और थीटा कैसे फाइंड करेंगे। इस अल्फा को पहले कैलकुलेट करो, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा दो कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है कि फोर्थ में है, फिर हम थीटा डिसाइड कर लेंगे। ओके, एग्जाम सम एकदम सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो, तो चलो हम पहले तो एकदम शांति से करते हैं। चलो इसको मैं रहने देता हूँ, आपको समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा। सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -1 माइनस i√3। इसका हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट। तो मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए हमें पता है कि उसका फॉर्मूला है x² प्लस y²। तो हमें पहले तो x और y दोनों इसमें से फाइंड करना पड़ेगा। ओके, देखो कैसे फाइंड करनी है हमें। पहले तो ईयर गिवन क्या है वो लिखो, ईयर z इज इक्वल टू -1 माइनस i√3 बी द
गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। चलो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के साथ हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर इसके साथ। अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखो फर्स्ट तो मैं एकदम आपको बेसिक से समझाता हूँ, फिर सेकंड में थोड़े स्पीड लाएंगे। तो इसको मतलब -1 माइनस आई रूट 3 को इसके साथ कंपेयर करता हूँ, यानी कि x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करता हूँ। तो देखो x -1 कंपेयर हो गए, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो उसका हम रियल पार्ट इक्वल बता सकते हैं। तो ये रियल पार्ट है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -1, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, देखो आई वाई इज इक्वल टू माइनस आई रूट 3, आई बोथ साइड से कैंसल, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -√3। तो आप देखो एक तरह कि भाई अगर हमारे पास x और y मुझे डायरेक्ट लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, यहां देखूंगा कि भाई ये तो मैं डायरेक्ट x लिख दूंगा कि x इज इक्वल टू -1 है, और y देखो कैसे लिखना है, जो भी हमारा i का कोफिशिएंट है ना, i के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो हमारा y होगा। तो आप देखो यहाँ प्लस, यहाँ में ऑब्वियसली प्लस होना चाहिए, पर यहाँ माइनस है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो गया माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या होगा -√3। एक दो क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा तो आप आसानी से बोल सकेंगे, फिर ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा। चलो x और y की वैल्यू मिल गई तो हमें मॉड्यूलस मिल जाएगा, ओके। सो मॉड्यूलस इज इक्वल टू, या तो हम लिख सकते हैं mod z, या तो हम लिख सकते हैं r, और इसका फॉर्मूला हमारे पास है x² प्लस y²। चलो x की वैल्यू रखो क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू रखो -√3, और इसका भी क्या होगा स्क्वायर। चलो तो ये आएगा -1 का स्क्वायर यानी 1, √3 का स्क्वायर यानी 3, इसका टोटल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, और उसका आंसर आएगा 2। इसका मतलब हमें r की वैल्यूज क्या मिली 2, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है थीटा, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब मैं इसको हटा देता हूँ थीटा, क्योंकि हमें जो मॉड्यूलस था वो तो मिल गया, अब हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करनी है। तो आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अल्फा कैलकुलेट करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y अपॉन x, ओके। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। तो चलो वैल्यू रखो यहाँ, y की वैल्यू क्या है हमारे पास -√3, tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3 अपॉन -1, x की वैल्यू क्या है -1, तो इस माइनस और माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, क्या बचेगा tan इनवर्स √3, क्योंकि अपॉन में देखो 1 है तो 1 हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ मॉड्यूलस है, पर ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें मॉड्यूलस लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब देखो, अब हमें यहाँ देखो इनवर्स फंक्शन है ना, यहाँ क्या है इनवर्स फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, मतलब हमने चैप्टर 3 पढ़ा था वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, और आपको 12th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक चैप्टर आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का मिलने वाला है। तो यहाँ देखो ये जो फंक्शन है ना वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। पर आप समझो कि इसका मतलब क्या होता है, इस इनवर्स मतलब tan इनवर्स √3 का मतलब ये होता है कि tan की ऐसी कौन सी एंगल है, कौन सा एंगल है कि जहां हमें √3 tan देगा। तो हमें पता है कौन सा है भाई, tan कौन सा है tan π/3 पे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि tan π/3 इज इक्वल टू √3 होता है, ओके। चलो अगर आपको समझ में अब भी समझना है तो इस π/3 को यहाँ रखो और tan को राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3। आई बात समझ में, tan इनवर्स √3 इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं π/3। तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3। तो अब हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई, पर हमें तो क्या फाइंड करना है थीटा। तो अब थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे भाई कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट से लाई करता है।
तो देखो दोनों नेगेटिव है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव कब कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो ऐसा थीटा होगा ना। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे कि z इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट थ्री, वो बिलोंग करता है या तो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, है ना। तो चलो माइनस पाई क्या है, पाई तो पाई है, माइनस अल्फा क्या हमें मिला, पाई बाई 3। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 3 पाई माइनस पाई, यानी क्या होगा 2 पाई बाई 3। इसका मतलब हमें जो थीटा मिलेगा क्या हो मिलेगा, -2 पाई बाई 3। तो ये जो हमें मिला ये क्या बना, इसका आर्ग्यूमेंट। ओके, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आर्ग्यूमेंट और थीटा दोनों एक ही होते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा इज इक्वल टू -2 पाई बाई 3 और मॉड्यूलस यानी r इज इक्वल टू 2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एकदम सिंपल है। देखो हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर -√3 प्लस आई है। ओके, इसका हमें फर्स्ट तो मॉड्यूलस फाइंड करना है और सेकंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। ओके, तो चलो अब मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या फाइंड पहले करना पड़ेगा, x और y। ओके, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें पता है कि भाई x क्या होता है, x क्या होता है यहां से। ओके, एक बार देख लो, हियर गिवन z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई, ये हमें गिवन है। ओके, अब हमें देखो x कैसे फाइंड करेंगे। सो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, इसका रियल पार्ट, मतलब हमारे पास जो भी z है उसका रियल पार्ट क्या है, -√3। तो y कैसे फाइंड करेंगे, तो y इज इक्वल टू, y क्या होता है भाई, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो कि जो भी हमारे i का कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। देखो तो i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 1 हो जाएगा। ओके, अगर देखो ऐसे समझ में आपको नहीं आता तो टेंशन मत लेना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो इस z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई, इसको इस z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर कर दो। इसको आप कंपेयर करोगे यानी कि -√3 प्लस आई इज इक्वल टू x प्लस आई वाई हो जाएगा। अब रियल को कंपेयर करो, यानी कि x इज इक्वल टू -√3 आएगा, इमेजिनरी को कंपेयर करो तो आई वाई इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैंसल, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। अगर आपको इससे समझ में नहीं आता तो आप ये चीज करके देख लेना एक बार। ओके, चलो तो फर्स्ट तो हम मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। सो मॉड्यूलस आप मॉड्यूलस ऑफ z भी बोल सकते हो या तो आप r भी बोल सकते हो। ओके, एक ही चीज है और इसका फॉर्मूला है x² प्लस y²। चलो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -√3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 और ये टोटल होगा 4 और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 2। इसका मतलब हमें r यहाँ भी क्या मिला, 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, थीटा, मतलब आर्ग्यूमेंट फाइंड करनी है ना। ओके, तो उसके लिए हमें पहले तो अल्फा फाइंड करना पड़ेगा कि अल्फा इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला मालूम है, tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y अपॉन x होगा। ओके, ये ऐसा कुछ होगा और y की वैल्यू है 1, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है -√3, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, देख लो ये हो जाएगा 1/√3। कैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा भाई, हमें पता है कि ये देखो अपॉन में माइनस है ना, अपॉन में क्या है, माइनस है। हमें एक प्रॉपर्टी देखी थी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2। ओके, क्लियर। तो यहाँ हमारे पास देखो मॉड्यूलस ऑफ क्या है, मॉड्यूलस ऑफ 1 अपॉन -√3,
तो इसको कैसे लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ -√3। चलो 1 का मॉड्यूलस होगा 1 और -√3 का मॉड्यूलस क्या होगा +√3। इजी, या आप यहाँ लिख भी सकते हो इसको रीजन लिख के, ओके, इसको रीजन लिख के लिख भी सकते हो, या तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो, रीजन लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ये सब कुछ देखो मैं अलग से साइड में लिखता हूँ या आप नोट डाउन करते जाना अलग अलग में। तो जब आप एग्जाम्पल सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो, तब आपको समझ में आ जाए कि इस प्रोसेस से ये 1/√3 आया है। ओके, चलो अब हमें ये पता लगाना है कि 10 में ऐसा कौन सा एंगल है कि जहां मुझे आंसर 1/3 मिले। तो हमें पता है कौन सा एंगल है, tan π/6। tan π/6 की वैल्यू क्या है 1/√3, क्या है 1/√3। 10 को राइट हैंड साइड भेज दो तो ये हो जाएगा π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, अल्फा इज इक्वल टू π/6। आई बात समझ में। ये एक बार इसमें एक बार आप मास्टर हो गए ना तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर आसानी से फाइंड कर सकेंगे। क्लियर। चलो अब हमें थीटा फाइंड करना है। अब थीटा फाइंड करने के लिए देखो अल्फा तो मिल गया, अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में है। तो देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो इसमें x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो x की नेगेटिव वैल्यू यहाँ है देखो, और y पॉजिटिव यहाँ है, इसका मतलब हमारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे कि z इज इक्वल टू -√3 प्लस i इज lies in third second quadrant, सो हमें पता है कि थीटा हमारा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, π/6 है, 6 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 5π/6। तो ये हमें थीटा मिला। थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। थीटा हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें कैसे आर फाइंड करना है और कैसे थीटा फाइंड करना है। देखो अगर हमें पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए बोले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम क्या करेंगे भाई कि पहले तो सोचेंगे कि पोलर फॉर्म हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमें पता है कि पोलर फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा है ना। तो बस r की वैल्यू यहाँ रख दो, r की वैल्यू 2 यहाँ रख दो और थीटा की वैल्यू 5π/6 यहाँ रख दो। तो ये इस क्वेश्चन का पोलर फॉर्म आ जाएगा। बहुत एकदम सिंपल है। या अगर आपको पोलर फॉर्म पूछे कि भाई इसका पोलर फॉर्म निकालो, तो यहाँ तक तो हमें जाना है। फिर एक नया स्टेप क्या करना है कि z इज इक्वल टू r की और थीटा की वैल्यू रख देनी है, बाकी कोई काम करना नहीं है। ये हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। ओके, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में हमें देखो क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। मतलब 3 से 8 तक हमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम पोलर फॉर्म जानते हैं। क्या है हमारा पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म हमारा क्या है, ये है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये हमारा क्या है, पोलर फॉर्म है। अब इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसका मतलब मुझे एक तो r फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है, और r और थीटा हमें फाइंड करने अब आता है। ओके ना, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पता है कि भाई हियर z इज इक्वल टू 1 माइनस i, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलो अब इसके मुताबिक हम x और y फाइंड कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू हमें 1 मिलेगा और y इज इक्वल टू -1 मिलेगा। ओके, सो r इज इक्वल टू क्या होगा, √x² प्लस
वाई स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर यानी भी 1 आएगा। सो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1 + 1 यानी √2। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई। अब हमें देखो थीटा फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड थीटा, पहले हम थीटा के पहले क्या फाइंड करेंगे, अल्फा। ओके, चलो अल्फा कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y अपॉन x। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। चलो अब रखो वैल्यू, अल्फा की जो वैल्यू है मतलब tan इनवर्स y क्या है हमारे पास, देखो -1, x क्या है हमारे पास +1। तो ये 1 1 तो कट जाएगा, मतलब 1/1 यानी 1 ही आएगा, और माइनस है वो मॉड्यूलस के बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां बचेगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। देखो अब काम हमारा शुरू होता है, क्या है, तो हमें tan इनवर्स 1, तो इसका मतलब ये होता है कि tan में कौन सा ऐसा एंगल है कि जहां हमें tan की वैल्यू 1 मिलेगी। तो कौन सा ऐसा एंगल है, π/4। tan π/4 इज इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है 1। π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो tan इनवर्स 1। यही बात समझ में। तो हम यहाँ अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, π/4। आर और थीटा दोनों मिल गए। अब हमें आर और अल्फा मिला ना, अब हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि भाई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से कोऑर्डिनेट में है। ओके, तो आप देखोगे कि भाई एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ओके, तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे कि z बराबर z इज इक्वल टू 1 - i इज या तो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -अल्फा मिलेगा कि नहीं। थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -अल्फा। तो अल्फा क्या है, π/4। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/4। चलो आर और थीटा मिल गया, तो अब हम पोलर फॉर्म लिखेंगे। ओके, सो पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा भाई, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। चलो अब क्या करेंगे, r की वैल्यू रखेंगे। r की वैल्यू क्या है, √2 है, क्या है √2 है, और cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -π/4 प्लस i sin थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -π/4। तो ये हमें मिल गया पोलर फॉर्म। इजी क्वेश्चन, एक ही जैसे सब, पर एक बार आपको समझ में कौन सी चीज आनी चाहिए, ये अल्फा कैसे फाइंड करना है ना। यहाँ आप आके अटक जाओगे अगर tan इनवर्स 1 कहाँ आता है वो अगर आपको मालूम नहीं होगा तो। क्लियर, देखो ये आपको अभी फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक बार आप चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट जो वीडियो था ना, फर्स्ट नहीं पर जो मैंने आपको कौन सा वीडियो दिया था, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब जो टेबल मैंने बताया था ना कि sin 30 की वैल्यू ये है, cos 30 की ये है, ये आप वीडियो एक बार देख लेना, तो लगभग आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज का हमारा सेशन यहाँ तक ही रखेंगे। हम आगे के वीडियो में हम इसके बाकी के लेक्चर के बारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो।